आई एम ऋषभ। डिजी एडुशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने आर ओ ए आर ओ की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जी एस वर्ल्ड और पी सी एस मंत्रा के सभी टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जी एस वर्ल्ड के नए टेस्ट सीरीज और साथ ही ध्येय की टेस्ट सीरीज को कराना प्रारंभ कर चुके हैं। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तब आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एडुशाला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर रखा है। आज हम ध्येय आईएएस की टेस्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। टेस्ट नंबर 2 यह फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें कुल 140 क्वेश्चंस होंगे। इन 140 क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस जीएस के, इसके अलावा यूपी स्पेशल के लगभग 20 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चंस मैथ्स के और लगभग 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो बिल्कुल ही हाल फिलहाल की करंट अफेयर होगी उससे संबंधित होंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तब आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार करें। 1, भारत में सिविल सेवा का जनक। 2, भारत में पुलिस सेवा का जनक। और 3 है भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इन्होंने भारत के शासन, न्याय एवं राज्य व्यवस्था में कई सुधार भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? 1, मैडम भीगाजी कामा। 2, एम बरकतुल्ला। 3, वीवीएस अय्यर और 4, एमएन रॉय। आपको कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मैडम भीगाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर तथा एमएन रॉय। ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए लाहौर षड्यंत्र केस, बी काकोरी षड्यंत्र केस, सी हावड़ा षड्यंत्र केस या फिर डी दिल्ली षड्यंत्र केस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लाहौर षड्यंत्र केस। केंद्रीय असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया मुकदमा, जिसे हम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस की परिणति के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस तरह विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था? ए सर, बी नाइटहुड, सी केसर ए हिंद या फिर डी लॉर्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नाइटहुड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की पदवी का परित्याग कर दिया गया था। यदि हम जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई थी और इसके विरोध में सर शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र भी दे दिया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है? आपके पास ऑप्शन है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी
ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ऋग्वेद। हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद शामिल हैं। इन चारों को ही सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसलिए ऑप्शन सी, ऋग्वेद, हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक शामिल हैं। इनमें सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? आपको एक तरफ तीर्थ दिए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रमुख, आपको बताना है इनमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं। अकारा अध्यक्ष, जो कि खानों के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था, सूना अध्यक्ष, जो बूचड़ खानों का अध्यक्ष कहलाता था, और सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि यह तीनों ही सही दिए हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? ए सती प्रथा पर प्रतिबंध, बी रॉलेट अधिनियम, सी वुड डिस्पैच, और डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हम जानते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था। इसके अलावा रॉलेट अधिनियम, जो कि 1919 में आया था, वुड डिस्पैच 1854, और इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका संबंध 1878 से है। इस तरह हम सबसे पहले देखेंगे तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बाद वुड डिस्पैच, और उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और सबसे अंत में रॉलेट एक्ट आया था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास यह बाबर के समकालीन नहीं थे। इनका काल 1532 से 1623 ईस्वी तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए डेविड हेयर, बी राजा राम मोहन राय, सी जोनाथन डंकन, और डी राधाकांत देव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जोनाथन डंकन। इनके द्वारा बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की राजधानी थी? ए देवगिरी के यादव शासकों की, बी परमार शासकों की, सी मैत्रक शासकों की, डी मौखरी शासकों की। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मौखरी शासकों की। मौखरी वंश के शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा सर प्रमुख थे, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। इस तरह विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाकार दिए हैं। इसमें सबसे पहला है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित जिसके रचनाकार हैं जयचंद्र सूरी, कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, ललित विग्रहराज, सोमदेव और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। इस तरह 2, 1, 4 और 3 इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 1, यह द्राविड़ शैली में निर्मित है। 2, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको एक तरफ मध्यकालीन संत और दूसरी तरफ उनके कार्यक्षेत्र दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शंकरदेव जिनका कार्यक्षेत्र असम था, मूलकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात और नामदेव महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मलुकदास, जो कि राजस्थान से नहीं इलाहाबाद के कड़ा क्षेत्र से संबंधित थे। इसलिए विकल्प डी हमारा गलत सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी नासिरुद्दीन महमूद या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक का था, इनके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। इस तरह विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन ए दिया है, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। बी यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और सी ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी या फिर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी तीनों ही सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, बी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सी मेयो कॉलेज दिल्ली या फिर डी दिल्ली कॉलेज दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजरी द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी भाषा। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत मित्र हिंदी भाषा से संबंधित था, जो कि सही है। प्रजामित्र गुजराती भाषा, राष्ट्रमत मराठी भाषा और नायक अंग्रेजी भाषा। इसलिए विकल्प डी हमारा गलत होगा, क्योंकि नायक हमारा अंग्रेजी भाषा से संबंधित ना होकर यह बंगाली भाषा से संबंधित था। इसीलिए विकल्प डी हमारा गलत सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले
जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया? यह अधिनियम पारित हुआ था ए वर्ष 1829 में, बी वर्ष 1826 में, सी वर्ष 1830 या फिर डी वर्ष 1831 में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 1826। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था और यह अधिनियम वर्ष 1826 में पारित हुआ था। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें एक है वेद समाज, 2 मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, 3 एशियाटिक सोसाइटी, 4 प्रार्थना समाज और 5 तत्बोधिनी सभा। आपको बताना है इनका क्रम क्या होगा। इसमें सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो कि 1784 में की गई थी। इसके बाद तत्बोधिनी सभा जो कि 1839 में की गई थी। इसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 और वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी और सबसे अंत में प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। इस तरह विकल्प 3, 5, 2, 1, 4 हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ विदेश यात्री दिए हैं और दूसरी तरफ उस समय किसका शासक था उस शासक का नाम दिया है। आपको बताना है इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। अल मसूदी महिपाल प्रथम से संबंधित है, रॉल्फ फिंच अकबर, डोमिंगो पायस अच्युतदेव राय से संबंधित है और फ्रांसिस्को पेलसाल्ट जहांगीर से संबंधित है। इसमें विकल्प सी जो कि हमारा सही सुमेलित नहीं है। डोमिंगो पायस जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, यह विजयनगर साम्राज्य में आया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था, इसलिए विकल्प सी हमारा गलत सुमेलित है। इसके अलावा अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था जो कि एक बगदादी यात्री था। वहीं रॉल्फ फ्रिंच एक अंग्रेज था और फ्रांसिस्को पेलसाल्ट एक डच यात्री था। इस तरह विकल्प सी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। ए शारदा नदी या काली नदी, बी नुब्रा नदी, सी मंदाकिनी या फिर डी मानस। इसका सही उत्तर है विकल्प ए शारदा नदी। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में मिलाम हिमनद यहाँ से शारदा नदी का उद्गम होता है। यदि हम नुब्रा नदी के उद्गम की बात करें तो यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी जो कि सुमेरु ग्लेशियर से निकलती है। इस तरह इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। ए दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बी मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सी मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है या फिर डी सभी कथन सत्य हैं। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें विकल्प ए, बी और सी तीनों ही सत्य हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है।
ए नागरकोइल, बी कन्नूर, सी जंजीरा या फिर डी सिंधुदुर्ग। हमें इसमें दक्षिणतम नगर बताना है। सबसे पहले हमें इनकी स्थिति देखनी होगी। जंजीरा जो कि महाराष्ट्र में है, इसके अलावा सिंधुदुर्ग वो भी महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरल में और नागरकोइल तमिलनाडु में है। इसलिए सबसे पहले जंजीरा, उसके बाद सिंधुदुर्ग, उसके बाद कन्नूर और सबसे अंत में नागरकोइल आएगा। इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना की संधि 1817 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था और इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित होना पड़ा था और उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली थी, जिसकी शर्त के फलस्वरूप पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। इस तरह विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कथन कारण। इसमें अभिकथन ए है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। कारण है आर, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश, तमरिया जनजाति झारखंड, लिम्बूस तमिलनाडु और अंगामी असम। इसमें ऑप्शन बी तमरिया जनजाति जो कि झारखंड में निवास करती है, यह सही सुमेलित है। इसके अलावा खस जनजाति जो कि उत्तराखंड में, लिम्बूस जनजाति सिक्किम में और अंगामी जनजाति नागालैंड में निवास करती है। इस तरह विकल्प बी इसका सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? हम जानते हैं रबी फसलों का सही समूह है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर के माह में होती है और इनकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। यदि हम इन ऑप्शनों में देखें तो इसमें ऑप्शन ए जौ, चना, मटर और सरसों, यह सभी फसलें रबी समूह की फसलें हैं। इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? ए मणिकर्ण, बी कोडाईकनाल, सी तप्तापानी, डी ब्रजेश्वरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कोडाईकनाल। कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है और यह ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यदि हम मणिकर्ण की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा तप्तापानी जो कि ओडिशा में और ब्रजेश्वरी जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है और यह तीनों ही गर्म झरने हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ए यूरेनियम उत्खनन के लिए, बी कोयला खनन के लिए, सी हीरा खनन के लिए या फिर डी सोने के खनन के लिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए यूरेनियम के खनन के लिए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा जो कि यूरेनियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? ए 21 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 15 वर्ष या फिर डी 25 वर्ष। सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर कलंक चक्र क्या होता है।
सूर्य से सौर ज्वाला के निकलने के स्थान पर जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, इन्हें हम सौर कलंक या सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूर्ण होती है। इस 11 वर्ष की प्रक्रिया को ही हम सौर कलंक चक्र कहते हैं। और सौर कलंक जो कि सूर्य के अपेक्षाकृत कम ठंडे भाग होते हैं और इनका औसत तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 11 वर्ष सौर कलंक चक्र औसतन 11 वर्ष की अवधि का होता है। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? ए कनारी धारा, बी फॉकलैंड धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी लैब्राडोर धारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट या पेरू की धारा जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। मानसून को प्रभावित करने वाली अल नीनो ला नीना परिघटना का संबंध इसी धारा से है। इसके अलावा फॉकलैंड, कनारी और लैब्राडोर धारा यह अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं और यह सभी ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है ए बोलीविया, बी नामीबिया, सी चिली, डी मेडागास्कर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बोलीविया। मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं। लेकिन यह बोलीविया से होकर नहीं गुजरती, इसलिए विकल्प ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। 2 भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है हम उसे भूकंप मूल कहते हैं, ना कि अधिकेंद्र। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। इसलिए हमारे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही गलत हैं और हमें गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ए जलवाष्प की, बी हीलियम की, सी कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर डी नाइट्रोजन की। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए जलवाष्प की। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1 एटलस पर्वत उत्तर दक्षिणी अमेरिका, ओंकावागो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका। आपको बताना है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। इसमें विकल्प डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एटलस पर्वत जो कि उत्तर दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ओंकावागो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और एबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है, इसलिए उपरोक्त डी। नेक्स्ट है, अगुल्हास बेसिन स्थित है। ए हिंद महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी प्रशांत महासागर में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अगुल्हास बेसिन जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? ए स्पेन, बी टर्की, सी जॉर्डन या फिर डी सीरिया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी भूमध्य सागर दक्षिण अफ्रीका में उत्तर में
यूरोप, पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसकी सीमा लगभग 21 देशों से मिलती है। इसमें सीरिया, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस, टर्की आदि देश प्रमुख हैं। और नील नदी का जो उद्गम होता है वह भी भूमध्य सागर में ही गिरती है। और जॉर्डन भूमध्य रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भूसन्यतों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? भूसन्यता जिसे पर्वतों का पालना किसके द्वारा कहा गया था? आपके पास ऑप्शन है ए डेविस, बी हैरी हेस, सी पैंक या फिर डी कोबर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कोबर, जिन्होंने भूसन्यतों को पर्वतों का पालना अर्थात क्रेडल ऑफ माउंटेन्स की संज्ञा दी थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन में सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए कीट, बी मछली, सी मानव या फिर डी मवेशी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, विकल्प सी मानव। जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी होता है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के सेचन की संभावना भी सबसे अधिक बनती है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? ए टोंगा, बी कुक, सी गिलबर्ट या फिर डी सामोआ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी गिलबर्ट। गिलबर्ट जो कि माइक्रोनेशिया समूह का द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कथन और कारण। इसमें अभिकथन ए है, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवन का सर्वोत्तम विकास हुआ है, जिसका कारण है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और इसमें आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ स्थानीय पवन और दूसरी तरफ उनसे प्रभावित क्षेत्र दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। काराबुरान जो कि तारिम बेसिन मध्य एशिया में है, ब्लिजर्ड कनाडा में, ब्लैक रोलर दक्षिणी अमेरिका और सामुन ईरान। इसमें ऑप्शन सी ब्लैक रोलर जो कि दक्षिणी अमेरिका में नहीं, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन है, नॉर्थ अमेरिका। इसलिए विकल्प सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर या फिर डी चौधरी देवीलाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी चंद्रशेखर, जो कभी भी उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। इसके अलावा मोरारजी देसाई जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे, और चौधरी देवीलाल जो कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तब यह उप प्रधानमंत्री थे। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ए संप्रभु, बी समाजवादी, सी कल्याणकारी या फिर डी लोकतांत्रिक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कल्याणकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। इसमें कहीं पर भी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल थे। और प्रस्तावना संविधान का भाग भी है, परंतु यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 57 या फिर डी अनुच्छेद 58। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी अनुच्छेद 57, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने का पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन या कारण। आपके पास कथन है ए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कारण है आर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आपको बताना है इसमें दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह कथन सही है, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह कथन भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, और डी है मत बराबर होने की स्थिति में है वह निर्णायक मत दे सकता है, यह कथन भी सही है। लेकिन विकल्प सी हमारा गलत है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब भी उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा तब वह अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। 6 माह के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए विकल्प सी हमारा सत्य नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपकी सूची 1 में संविधान संशोधन अधिनियम दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रावधान। आपके पास ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए जाने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें यह कहा गया था कि नागरिकों को मतदान करने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें अनुसूची 9 को शामिल किया गया था। इस तरह इसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिन पूर्व देनी होगी? आपके पास ऑप्शन है ए 14 दिन पूर्व, बी 30 दिन पूर्व, सी 60 दिन पूर्व या फिर डी 7 दिन पूर्व। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 14 दिन पूर्व हमें सूचना देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 1952, बी वर्ष 1954, सी वर्ष 1955 या फिर डी वर्ष 1956। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्ष 1955। इसमें प्रथम राजभाषा आयोग के गठन किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? ए 1990, बी 1989, सी 1959
1969 और डी 1992। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1992। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। इसी के साथ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जिसमें हमने 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। और यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर लिया गया था। इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। 1 अनुच्छेद 249, 2 अनुच्छेद 109, 3 अनुच्छेद 312 और 4 अनुच्छेद 110। इनमें से कौन सा या से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 इसके अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार जो कि राज्यसभा को ही प्राप्त है। इस तरह ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमारे सही उत्तर होंगे जो कि विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ए वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, यह हमारे मूल कर्तव्य में वर्णित है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, यह भी हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना भी हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। लेकिन मतदान करना इसका कहीं भी मूल कर्तव्य में जिक्र नहीं है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 223, सी अनुच्छेद 19 या फिर डी अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 55 या फिर डी अनुच्छेद 162। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 106। इसमें यदि हमें परिवर्तन करना है तो हमें इसके लिए केवल साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 106 की बात करें तो यह संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तियों में संशोधन से संबंधित है और इसके लिए केवल साधारण बहुमत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से और अनुच्छेद 162 जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इससे संबंधित है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था, बी जेबीपी समिति दिसंबर 1949, सी फजल आयोग दिसंबर 1953 और डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जेबीपी समिति जो कि दिसंबर 1949 नहीं 1948 में गठित की गई थी, जो कि हमारा सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? स्थगन प्रस्ताव, इससे तात्पर्य है कि सरकार को किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। स्थगन प्रस्ताव सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करने से संबंधित है। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे हम CACP के रूप से भी जानते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। 2, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, खरीद मूल्य PP तथा आवंटन मूल्य IP का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। और 3 है, केंद्र सरकार इनकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन सी केवल 2 सत्य है। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति की स्थापना 1964 में की गई थी और 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था और केंद्र सरकार इनकी संस्तुति मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इसलिए हमारा कथन 1 और कथन 3 गलत है और ऑप्शन सी केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए सन 2002-3, सन 2003 और 4, सन 2004 और 5 या फिर डी सन 2006 और 7। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सन 2004 और 5 में विशेष कृषि उपज योजना का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देना था और फलों, वनस्पतियां, फूलों तथा लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी ओडिशा। ओडिशा में 1970 ईस्वी में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला यह पहला राज्य बन गया था, लेकिन सर्वप्रथम वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया था, परंतु अधिनियम सर्वप्रथम ओडिशा द्वारा ही तैयार किया गया था। यह बात हमें विशेष तौर पर याद रखनी होगी। नेक्स्ट है, राज्य निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपको एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उनके गठन वर्ष दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। गुजरात 1960, गोवा 1985 और मिजोरम 1987। इसमें ऑप्शन 3 गोवा, जो कि 1985 नहीं 1987 से संबंधित होगा, इसलिए विकल्प ए केवल 3 जो कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। ए निवेशित पूंजी द्वारा, बी टर्नओवर द्वारा, सी विद्युत की खपत द्वारा या फिर डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, किसी भी उद्योग के स्वरूप एवं आधार का निर्धारण इन तीनों के ही द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें कथन है ए मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जिसका कारण है मौद्रिक नीति
मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार अर्थात वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ही संचालित होती है, जिसका प्रभाव मौद्रिक नीति का पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के ए क्रम से है, बी स्थिति से है, सी क्रम एवं स्थिति दोनों से है, या फिर डी इनमें से किसी से नहीं है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटने लगता है, अर्थात हम ज़्यादा मूल्य में कम वस्तु प्राप्त करते हैं। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि स्थिति से, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। इसमें एक तरफ विषय और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके अनुच्छेद दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण का संबंध 323 के ए से है, यह कथन सही है। हम जानते हैं समान नागरिक संहिता का वर्णन हमारे अनुच्छेद 44 में दिया गया है और परिसीमन आयोग का गठन जो कि अनुच्छेद 81 नहीं अनुच्छेद 82 के तहत किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51 में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 51 जो कि हमारा डीपीएसपी से संबंधित है। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह विनिर्माण प्रक्रिया को अप्रतिस्पर्धात्मक बनाता है तथा घरेलू उद्योगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी करता है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम IBRD के रूप में भी जानते हैं, को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है और ऑप्शन 2 कथन 2 है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें ऑप्शन बी केवल एक सत्य कथन है, लेकिन इसका मुख्यालय जो कि जिनेवा नहीं बल्कि वॉशिंगटन DC में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी अग्रणी बैंक योजना, सी भारतीय स्टेट बैंक, या फिर डी नाबार्ड। इसमें आपने ऑप्शन बी इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे तब आप समझ सकते हैं। इसे हम लीड बैंक स्कीम कहते हैं। आपको इसमें स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर जो है उसको बताना है। हम जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। उसके बाद लीड बैंक स्कीम जो कि 1969 के बीच में आई थी। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 के आसपास की गई थी और सबसे अंत में नाबार्ड की स्थापना जो कि 1982 में की गई थी और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी। इसलिए यह हमारा सबसे अंतिम पायदान पे होगा और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपको कथन और कारण बताना है। इसमें कथन ए है, केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कारण है, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। इसमें हमारे कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है।
इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि आधारित थी ए सामाजिक विकास पर, बी परिवहन एवं संचार का विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, या फिर डी राजनीतिक विकास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? ए फ्लोरोसेंट पाउडर, बी क्रिस्टल, सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या फिर डी स्वर्ण धूल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, फ्लोरोसेंट पाउडर। इसका उपयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्यूरोमाइसेटिन जो कि टाइफाइड नाइशी है, क्रिस्टल वायलेट यह प्रतिरोधी है, कयालखंज खेसरी दाल से संबंधित है, और न्यूमोकोनियोसिस जो कि कोयला खनन से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 1 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है ए क्षय रोग से, बी कैंसर से, सी एड्स से, या फिर डी मानसिक आघात से। इसका सही उत्तर होगा मेटॉक्स परीक्षण जो कि क्षय रोग से संबंधित है। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक एक तरल अल्प मात्रा में इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जिसे हम UCIL के रूप में भी जानते हैं, का मुख्यालय अवस्थित है? ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी जादूगोड़ा में, या फिर डी नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में अवस्थित है। यहाँ भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड अर्थात UICL का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। नेक्स्ट है, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच के दौरान हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इसके लिए भोजन काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था। इस योजना की वृद्धि दर 6% और इसकी लक्षित दर जो कि 5% से अधिक रही थी। नेक्स्ट है, एंजाइम होते हैं ए सूक्ष्म जीव, बी प्रोटीन, सी अकार्बनिक यौगिक, या फिर डी फफूंद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम की यदि हम खोज की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? ए एथिलीन, बी जिबरेलिन्स, सी साइटोकाइनिन या फिर डी एब्सिसिक अम्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जिबरेलिन्स। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण जिबरेलिक एसिड है। जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ फल और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनकी प्रजाति दी हैं। आपको जो कथन इसमें सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। आंवला जो कि कंचन प्रजाति है, सरसों वरुणा, मटर सपना, भिंडी सूर्या। इसमें ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सूर्या आम, पपीता और आलू की प्रजाति है। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। 2 है, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आपको सही कथन की पहचान करनी है, तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ए लाइकेन, बी कवक मूल, सी प्रवाल मूल या फिर डी शैवाल। इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपको ऑप्शन से पता ही चल रहा होगा, कि कवकों से संबंधित जो कि कवक मूल है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 2 जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और 3 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ पदार्थ और दूसरी तरफ उस पदार्थ के उपयोग दिए हैं। आपको इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है की पहचान करनी है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और टेक्साल जो कि कैंसर रोधी दवा है, यह भी सही है। लेकिन नाइट्रोसेलुलोज जो कि एक संश्लेषित रबर नहीं है, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो कि हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? ए ग्लोबिन, बी फाइब्रिनोजन, सी हिपेरिन या फिर डी लिम्फोसाइट। इसका सही उत्तर है हिपेरिन। हिपेरिन को एंटीथ्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का भी नहीं जमता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से कर लिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा नीला और लाल रंग। इन रंगों का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से कर लिया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरियम नामक विषाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरियम यह विल्ट ऑफ पोटैटो रोग से संबंधित है। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, जिसे आलू का शिथिल रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? हम जानते हैं सबसे पहले
इसमें गंगा नदी के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा और घाघरा के बाद गंडक नदी आएगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। नेक्स्ट है इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। ए सरोद वादन के लिए, बी तबला वादन के लिए, सी सितार वादन के लिए या फिर डी बांसुरी वादन के लिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, इटावा का गौरीपुर घराना, जो कि वह सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट और अभी हाल फिलहाल में ही जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें है वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर है। यदि हम जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के बाद दूसरे स्थान पर वाराणसी है और तीसरे स्थान पर लखनऊ का स्थान है। यदि हम उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए वाराणसी है, क्योंकि जनघनत्व के मामले में वाराणसी द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट है वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। ए गौतम बुद्ध नगर, बी कानपुर, सी बलरामपुर या फिर डी बागपत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलरामपुर, जो कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। और यदि हम न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, जिसका न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात होगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी बलरामपुर होगा। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन है ए हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इसका कारण है पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है तो इसमें कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य है। एक, इसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। दो, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। और तीन है, यह पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है तो इसमें ऑप्शन एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। दो है पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। आपको सत्य कथन चुनना है तो इसमें ऑप्शन ए एक और दो दोनों सत्य है और ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था, जिसे हम नैडा का रूप में भी जानते हैं, का गठन किया गया था। आपके पास ऑप्शन है ए वर्ष 1980, बी वर्ष 1983, सी वर्ष 1987 या फिर डी वर्ष 1992। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 1983। 1983 में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ए गोरखपुर में, बी गौतम बुद्ध नगर में, सी गाजियाबाद में या फिर डी बागपत में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी गौतम बुद्ध नगर, जहां पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और यदि हम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वह प्रयागराज जिले में निवास करती है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर
एक तरफ सूची 1 में आपको रिसर्च सेंटर और उस सूची 2 में उनसे संबंधित शहर दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी में संबंधित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में अवस्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बंगलुरु में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा विकल्प सी है। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। ए 24 जनवरी सन 2020 को, बी 24 जनवरी सन 2017 को, सी 24 जनवरी सन 2018 को, या फिर डी 24 जनवरी सन 2021 को। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 24 जनवरी सन 2018। इस दिन से हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम जो कि पहले संयुक्त प्रांत था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है। ए 6.33%, बी 7.33%, सी 8.13% या फिर डी 9%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और यह हम क्षेत्रफल में बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। इस तरह ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। 2. उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। हमें असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं, और असत्य कथन ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 में मेला और उत्सव दिया है, और सूची 2 में वह उत्सव कहाँ से संबंधित है उस स्थान का नाम दिया है। आपको इसमें सही सुमेलित करना है। इसमें रामायण मेला जो कि चित्रकूट से संबंधित है, बटेश्वर मेला आगरा, कालंजर का मेला बांदा में, और सोरो मेला कासगंज से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास हुआ था। ए सूरसेन, बी कौशल, सी मल्ल या फिर डी पंचाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए सूरसेन, जिसका विस्तार मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। और यदि इसकी राजधानी की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, उसमें एक सूरसेन भी शामिल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। ए माता टीला बांध, बी राजघाट बांध, सी रानी लक्ष्मीबाई बांध या फिर डी बाणसागर बांध। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी बाणसागर बांध। बाणसागर बांध जो कि सोन नदी पर अवस्थित है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
आपको एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो कि मिर्ज़ापुर में अवस्थित नहीं है, यह सोनभद्र में अवस्थित है। इसके अलावा गोविंद देव मंदिर मथुरा, दशावतार मंदिर ललितपुर और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? ए कजरी, बी आल्हा, सी रसिया या फिर डी कार्तिक गीत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कार्तिक गीत। कार्तिक गीत जो कि एक नृत्य नहीं है, यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा कजरी, रसिया और आल्हा यह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें कथन है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह कथन सही है। और कारण है इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसका कारण भी सही है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसका कथन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है नया जनसंख्या बम से क्या तात्पर्य है? नया जनसंख्या बम जो कि तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की संख्या की है, उसे हम नए जनसंख्या बम के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी। अर्थात नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रहे नगरों की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। अब हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 110 है 2 घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। कितने समय बाद दोनों फिर एक समय बजेंगी? आपके पास ऑप्शन है ए 10 सेकंड, बी 12 सेकंड, सी 8 सेकंड या फिर डी 6 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि GO बराबर 32, SHE बराबर 49 है तो SOME का कोड क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प ए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर से 6 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किमी पूर्व की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। नेक्स्ट है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी पिता। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धशांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें स्थान के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बी। नेक्स्ट है आपको एक इक्वेशन दी है, आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें इसका सही उत्तर होगा ABAC BACA ABAC BACA और ABAC और BACA। इस तरह CACB इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट है 2, 3, 4, 9, 16, 54 और 96, इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 486। ऑर्निथोलॉजिस्ट वर्ड से संबंधित है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध किससे है?
ए प्लांट, बी एनिमल, सी मानव विज्ञान या फिर डी एनवायरमेंट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मानव विज्ञान। आईजेपी रेशो एमएनपी, तो इसी से संबंधित दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी क्यू आर टी और यू एक्स वी, क्योंकि क्यू और यू, आर और वी और टी और एक्स, इसमें प्रत्येक में 4 का अंतर है। नेक्स्ट है, आपको इसमें थर्ड वाले बॉक्स को कंप्लीट करना है पहले और दूसरे बॉक्स की हेल्प लेके। इसमें पहले बॉक्स में 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90 है। दूसरे बॉक्स में 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और तीसरे बॉक्स में 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 है। इस तरह ऑप्शन डी ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 10। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 10। अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने सबसे लास्ट सेगमेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस में देखेंगे। इसमें करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो अभी हाल फिलहाल के ही एग्जामों में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फरवरी सन 2023 में दस्तलिक सन 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के बीच किया गया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में बायो एशिया सन 2023 का सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है विकल्प बी हैदराबाद। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी? इसका सही उत्तर है विकल्प सी गैब्रियल चक्रवात। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यूटीएम की फुल फॉर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी चंडीगढ़। नेक्स्ट है, एमफेक्स सन 2023 है ए डाक टिकट प्रदर्शनी, बी अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, सी युद्धाभ्यास या फिर डी रेलवे की प्रदर्शनी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए आयुष्मान खुराना को। और यदि हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। फरवरी सन 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है विकल्प बी गोरखपुर गांव, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। यहाँ फरवरी सन 2023 में भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में किस संगठन द्वारा वर्ष सन 2035 को कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
यूरोपियन यूनियन द्वारा। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नील मोहन, जिन्हें यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुसान वोजेस्की का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स सन 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इस सूची में प्रथम स्थान पर ऑप्शन ए लंदन है। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। वह सऊदी अरब की निवासी हैं और रियाना बरनावी जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से यात्रा करेंगी। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK-3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा? ए पेरू, बी इक्वाडोर, सी मॉरिशस या फिर डी घाना। ऑप्शन सी मॉरिशस। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुबई। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता नीतियों एवं सरकारी प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी सन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? ए नामीबिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी घाना या फिर डी नाइजीरिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दक्षिण अफ्रीका। यह हमारा फरवरी सन 2023 में है, जहां हमने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मंगवाए थे और यह 12 चीते जो हमने कूनो नेशनल पार्क में रखे हैं। नेक्स्ट है, फरवरी सन 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1, यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। 2, यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट सन 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य है ए, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, बी, रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, सी, आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना या फिर डी, 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट सन 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना का प्रारंभ किया गया था। इस तरह हमने अपना टेस्ट नंबर 2 जिसमें कुल 150 क्वेश्चंस थे जीएस के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
धन्यवाद।